हेलो दोस्तों, नर्सिंग नोट 2 चैनल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो कुछ डिजीज़ कंडीशन है जिनके हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो कि एमएसएन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी बहुत ही पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया। हम देखते हैं निमोनिया का पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, क्या कारण हो सकते हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। अब ये हमारे बॉडी में इंटर किए तो क्या हुआ। सबसे पहले इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई। हमारा जो इन्फ्लामेशन है, हमारा जो एल्वियोलाई है उसमें इन्फ्लामेशन आएगा। जब इन्फ्लामेशन होगा तो हमारा मास्ट सेल जो होता है वो एक्टिवेट होगा और वो रिलीज़ करता है हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड साइटोकाइनिन। इतना रिलीज करता है। इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या काम करता है कि फ्लूइड शिफ्ट टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब जो फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में शिफ्ट करता है। जब फ्लूइड शिफ्ट होता है तो एल्वियोलाई में एल्वियोलाई जो होता है वो फ्लूइड से भर जाता है, फ्लूइड फिल हो जाता है। उसके बाद में कंसोलिडेशन होता है, फिर डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन इन बॉडी एंड लास्ट में हाइपोक्सिया। तो ये हमारा हो गया निमोनिया का पैथोफिजियोलॉजी। अब देखते हैं ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर, बैक्टीरिया, वायरस, इन्फ्लामेशन इन एल्वियोलाई, मास्ट सेल एक्टिवेट एंड रिलीज हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनिन। उसके बाद फ्लूइड शिफ्ट टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, alveoli filled with fluid, consolidation, decrease O2 saturation and hypoxia। ये हमारा निमोनिया हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी की तरफ और अब देखते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। देखते हैं हम प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरल इफ्यूजन में क्या देखते हैं कि ये ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी कारण हो रहा है उनके बारे में बात करते हैं। फिर अल्टरनेशन इन फॉर्मेशन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। अब क्या होता है, जो फॉर्मेशन और एब्जॉर्प्शन होता है वो अल्टर हो जाता है। प्लूरल फ्लूइड का अल्टरेशन हो जाता है। फिर जब अल्टर होगा तो उसके बाद क्या होगा, प्लूरल एक्युमुलेशन प्लूरल स्पेस। अब जो हमारा जो फ्लूइड है, जो प्लूरल फ्लूइड है वो प्लूरल स्पेस में एक्युमुलेशन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब इसके बाद दो आते हैं, ट्रांसडेट एंड एक्सडेट। इसमें क्या होता है, देखिए ट्रांसडेट में कहता है प्लूरल मेम्ब्रेन आर नॉट रप्चर। इसमें जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है हमारा रप्चर नहीं होता, लेकिन इस केस में देखते हैं कि प्लूरल मेम्ब्रेन आर रप्चर्ड। जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर जाता है, वो टूट जाता है, इसलिए हमारे साइन सिम्टम नजर आते हैं। ये हो गया हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लंग्स एब्सेसिस। बात करते हैं लंग्स एब्सेसिस के बारे में। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, वोमिटिंग, सलाइवा, इन्फेक्टेड मटेरियल रीच लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल जैसे वोमिटिंग हो गया, सलाइवा, इन्फेक्टेड मटेरियल होते हैं, ये क्या हो गया, हमारा जो रेस्पिरेटरी का लोअर पार्ट होता है उसमें ये पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद में एक्युमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब क्या होता है, जब जो इन्फेक्टेड मटेरियल है वो हमारा पहुंच गया लोअर रेस्पिरेटरी में, अब वहाँ होता है बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, वहाँ बैक्टीरिया एक्युमुलेशन होने लगते हैं धीरे धीरे। बैक्टीरिया एक्युमुलेशन के बाद में क्या होते हैं, काज करता है हमारा न्यूमोनाइटिस। अब वहाँ इन्फ्लामेशन काज करेगा। फिर इन्फ्लामेशन के बाद में 7 to 14 डेज के बाद में एक कैविटी फॉर्मेशन करता है। अब वो जो कैविटी फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा, वहाँ अब हमारा जो टिश्यू होता है वो डेड होने लगता है, टिश्यू रफ्ट होने लगता है।
नेक्रोसिस होने लगती हैं और फिर हमारा लंग्स एब्सेस हो जाता है। टिश्यू नेक्रोसिस क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा लंग्स है प्रॉपर वे में ऑक्सीजन को नहीं ले पा रहा है, गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है। तो जब गैस एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाए तो हमारी जो टिश्यू होती है वो डेड होने लगती हैं। तो उसी कंडीशन से हमारा नेक्रोसिस होने लगता है। तो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लंग एब्सेसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट एमआई का देखते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का देखते हैं हम क्या होता है। यहाँ देखते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई इंजरी हो गई। अब हम देखते हैं क्या हुआ ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद हार्ट डज नॉट रिसीव ब्लड एंड O2। अब इसके बाद क्या है, जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड ऑक्सीजन को रिसीव नहीं करता। जब ऑक्सीजन को रिसीव नहीं करता है तब एरोबिक मेटाबॉलिज्म कन्वर्टेड इनटू एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सेल को तब ये कन्वर्ट हो जाता है एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म में, और एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट होने के बाद में ये बनाता है लेस एटीपी एंड मोर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस। एटीपी की मात्रा कम बनती है और लैक्टिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बनती है। अब क्या हो गया, मायोकार्डियल सेल बिकम लेस फंक्शन। अब जब हमारा एटीपी बन नहीं रहा है, एटीपी एनर्जी दे नहीं रही है, इसलिए मायोकार्डियल जो सेल होता है ये लेस फंक्शन हो जाता है क्योंकि एनर्जी इसके पास नहीं है। और ये डिपेंड करता है हमारे पीएच पे। अब इसके बाद क्या होगा, एसिडोसिस। मायोकार्डियल सेल आर मोर सेंसिटिव टू इफेक्ट ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। जो मायोकार्डियल सेल होता है ये मोर सेंसिटिव होता है लाइसोसोमल एंजाइम के लिए। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हमारा डिसऑर्डर डेवलप होगा, जैसे डिसइथमियाज है, रिड्यूस कंडक्टिविटी, हार्ट रेट डिक्रीज द हार्ट एबिलिटी टू पंप। जो हमारा हार्ट है वो उसकी एबिलिटी कम हो जाएगी पंपिंग में। उसके बाद हम देखते हैं मायोकार्डियल सेल नेक्रोस। अब जो मायोकार्डियल सेल है वो नेक्रोस होने लगेगा। क्यों नेक्रोस होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में O2 नहीं मिल रहा है, वहाँ ATP नहीं बन रही है और मोर अमाउंट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि एनएरोबिक कंडीशन हो रही है। ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है, एनएरोबिक कंडीशन चल रही है, ATP नहीं बन पा रही है, मायोकार्डियल सेल होता है वो फंक्शन नहीं कर पाता है, तो एसिडोसिस होता है। अब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी जो टिश्यू सेल होता है वो डैमेज होने लगा। अब उसको कहते हैं नेक्रोसिस। फिर देखते हैं नेक्रोस सेल मीन्स डेथ ऑफ टिश्यू या सेल। जब नेक्रोसिस होगा तो हमारा सेल और टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। ये हो गया हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एमआई। तो आप इसको बार बार देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बहुत ही ईजी है, ईजी वे में याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, COPD। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ COPD, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इनका देखते हैं हम ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर, क्या कारण हो सकते हैं COPD फैलने के। तो स्मोकिंग है, अल्कोहल, डस्ट पार्टिकल। इसके बाद क्या होता है, एबनॉर्मल इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स टू इनहेलिंग नॉक्सियस एजेंट। जब हम नॉक्सियस एजेंट को, जब हम किसी ऐसे एजेंट को इनहेल कर लेते हैं जो हमें इरिटेट होता है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, डस्ट पार्टिकल, तो हमारा जो इन्फ्लामेशन होता है वो एबनॉर्मली हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एम्फाइसेमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड डिफेंस मैकेनिज्म। देखते हैं कि एम्फाइसेमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और डिफेंस मैकेनिज्म। एम्फाइसेमा में टिश्यू डिस्ट्रक्शन होने लगते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस होने लगता है और डिफेंस मैकेनिज्म भी डिस्ट्रक्शन कर जाती हैं। अब जब ये तीनों सेल अपना काम कर रही हैं, किसी में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी में म्यूकस बन रहा है, किसी, और इसके बाद में क्या होगा, हमारा जो एयरवे होता है, एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाएगा एंड फाइब्रोसिस होने लगती है। अब उसके बाद में क्या होगा, हमारा जब
जब इन्फ्लामेशन होगा और फाइब्रोसिस होगी तो हमारा जो एयरवे है वो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रुकावट बढ़ रही है, एयर ऑब्स्ट्रक्शन, एयर नहीं आ रही, एयर ट्रैपिंग हो रही है। अब इन कारणों से हमें COPD हो जाएगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़। तो ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। पैथोफिजियोलॉजी एक में हम दे दिए हैं, और भी हम देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।